अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मशहूर बदायूनी जी का ये शेर मुझे याद दिलाता है अपने आज के अतिथि के बारे में। दर्शकों, कोना मनका में आपका स्वागत है और मैं आज जिस शख्सियत से बात करने जा रही हूँ, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और निरंतर संघर्ष करके आपने साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 27 वर्षों से आप लगातार संघर्ष करते हुए पग पग पर हमें प्रेरणा देते रहे हैं। कहते हैं जो उम्र खेलने कूदने मौज मस्ती की होती है, 12 वर्ष की उम्र में आपने कविता लिख डाली। और यही नहीं, आज आपकी कविताएं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की तीसरी चौथी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। दर्शकों, आपने बताया मुझे कि 16 वर्ष की उम्र में आप अपने मूल निवास को छोड़कर मुंबई चले आए थे और मेहनत मजदूरी करके नाइट स्कूल में पढ़ाई करके आपने अपनी शिक्षा पूरी की थी। और 22 वर्ष की उम्र में आप भारत दररोज के संपादक बन गए। 23 वर्ष की उम्र में आपका पहला कहानी संग्रह चवन्नी का मेला 2005 में प्रकाशित हुआ और खासी लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और बहुत कुछ, आकाशवाणी में आप आगे बढ़ते ही चले गए निरंतर। और 34 वर्ष की उम्र में आपका पहला उपन्यास अठन्नी वाले बाबूजी आया, जिस उपन्यास को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का जैनेन्द्र कुमार पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर क्या था? फिर तो सम्मानों की लड़ी लग गई। अनेकानेक सम्मान आपकी झोली में आए, लेकिन आप आगे बढ़ते चले गए। आपकी कहानियों पर 2 फिल्में निर्माणाधीन हैं। आप आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और सबसे अच्छी बात यह है, अपने संवाद और व्याख्यानों के माध्यम से अपनी बात रखी। आपका आने वाला उपन्यास विद्रोही शुक्राचार्य खासी चर्चा में है और हम सबको उसकी प्रतीक्षा है। तो दर्शकों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपने आज के अतिथि, साहित्य सेवी, विचारक, चिंतक, लेखक, कवि, सभी कुछ, जो भी कुछ कहें सब कम है, हम पवन तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं।
तो पवन तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। नमस्ते सुमन जी, मन का कोना में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपके साक्षात्कार पहले भी देखता रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है जी। पवन जी, हमारा पहला सवाल आपसे है कि साहित्य जगत में लेखन से लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने अपनी खासी पहचान बनाई है, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि लेखन की शुरुआत कब की? लेखन की शुरुआत मैंने सुमन जी बचपन में ही की। 12 वर्ष की लगभग मेरी अवस्था थी और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। और मेरे लेखन की शुरुआत जो है अकेलेपन के कारण हुई, क्योंकि उन दिनों परिवार में चाचा से अलगाव हुआ था और बहुत सारा संघर्ष, कष्ट और परिवार में चल रहा था। और हम 7 भाई बहन थे, तब 8 थे, तो अकेलापन था और बड़ी दरिद्रता थी। तो मैं गुमसुम सा रहता था और ऐसे में मुझे कविता जो है लिखने का जो है मन होता था। अकेले में कुछ लिखूं, पेंसिल रहती थी और तब तो कलम भी नहीं रहती थी, हमारे पास सरकंडे की कलम रहती थी। स्याही में बोर के और सरकंडा जो सरपत होता उससे लिखते थे हम लोग। तो मैं पेंसिल से शायद मैंने पहली कविता जो है अपने बाग में, क्योंकि हमारा जो विद्यालय था वो बाग में ही था, तो बाग में बैठ के मैंने पहली कविता संभवतः काले बादल लिखी थी। काले बादल, नीले बादल, आसमान में उड़ते बादल, पानी भर भर लाते बादल, खेतों में बरसाते बादल। और संयोग देखिए कि वो कविता आज 3री कक्षा में CBSE बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत। गजब की हिम्मत और हौसला आपका रहा होगा पवन जी कि तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भी आपने खेलने खाने की उम्र में, मौज मस्ती की उम्र में कविता रच डाली। तो आपकी कविता सुनकर ही मुझे ज्ञात हुआ, बहुत सुंदर कविता, खासे कवि बन गए आप। कैसे बन गए कवि? जैसा कि आपने पूछा, खेलने खाने की उम्र में कविता लिखना या कवि बनना, कोई उम्र जो है लिखने की नहीं होती। आदमी कब कौन लिखना शुरू कर देता, परिस्थितियां होती हैं। मेरे जो इर्द गिर्द परिस्थितियां थी वो जो है इतनी कठिन थी कि मुझे लगता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। एक 10 साल का लड़का है और उसके घर में हर दूसरे तीसरे दिन झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। हमारे चाचा के लड़के बड़े थे और मैं 10 साल का था जब हमारे चाचा ने अलग किया। और हमारे हिस्से में केवल एक कमरा और एक पूरी छप्पर रहती थी, और उसी छप्पर में हम 8 भाई बहन और माता पिता सब रहते थे। उसी हमारा भूसा है, उसी में हमारे एक गाय थी, हमारे हिस्से में वो थी। नल चाचा के हिस्से में था और हमारे हिस्से में बालने वाली मशीन आई थी। उसमें मेरी एक कविता भी है। आंगन उनके हिस्से में आया था जो है, और जो खाली घर था जिसकी केवल दीवार थी वो हमारे हिस्से में आई थी। तो ऐसी परिस्थितियां थी और अनाज बटा नहीं था, घर बट गया, अनाज बटा नहीं, वो खरीद के खा लेते थे, हमारा अनाज भूसे में हम निकाल नहीं सकते थे। तो विकट स्थिति थी। ऐसे में किससे बात करूं? तो किताबें पढ़ने का मुझे शौक था और प्रेमचंद को मैं पढ़ता था। और उन दिनों उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, हरिऔध जी की इस तरह की कविताएं थी। तो उससे मन जो है ये था कि क्या कुछ लिखूं, कुछ तो मन में लिखूं। और अकेले बैठता था मैं जाके बाग में, आम के पेड़ के नीचे, छुट्टी होती थी दोपहर में, और इस तरह से कुछ अपना सोचता था, गुनगुनाता था। और इस तरह से मैंने लिखना आरंभ किया। तो ऐसा रहा मेरा लेखन शुरुआती। ऐसे तो अनेक अनुभव है, लेकिन मैं आपको अपना शुरुआती अनुभव बताता हूँ। जैसे आप कुछ लिखते हैं तो चाहते हैं कि किसी को सुनाएं कि आप कैसा लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, कि प्रशंसा मिले या कहे ठीक है। तो हमारे गांव में एक बगल में एक हमारे बाबा लगते थे, हमने उनको बताया कि मैं कविता लिखता हूँ और ये है, मैं आपको सुनाऊँ क्या? उन्होंने कहा हाँ सुनाओ।
और मैंने उनको सुनाया और ये बात उन्होंने मेरे बाबूजी को जाके बता दी। और उसके बाद मेरे बाबूजी ने हर जुत्ते से मेरी पिटाई की। मैं भावुक हो रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले 9 तारीख को मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरा लिखना पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन अभी विद्रोही शुक्राचार्य, जब मैं उन्हें पता चला मैं एक बड़ी किताब लिख रहा हूँ तो वो थोड़े खुश हुए और वो अक्सर पूछते थे किताब कब आएगी। लेकिन पिछले 1 साल से बड़ा प्रकाशक है वो दिल्ली का, और उसने अनुबंध करके रखा था और किताब छापी नहीं, और मेरे पिताजी उस किताब को बिना देखे चले गए। अभी मैंने उससे तो किताब वापस ले ली है, जल्दी छपेगी। तो ये एक घटना थी। मेरे पिताजी वो किसान आदमी, तो उनको लगता था कि मैं पढ़ लिख के IAS बनूं, लेकिन शायद ये भाग्य में नहीं था, कवि बनना लिखा था। तो ये एक घटना है। ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन ये एक घटना थी कि जब मैं हर जुत्ते से मार खाया था। अब तो हर जुत्ता है रहा नहीं, क्योंकि बैल होते थे तो जो हल जोतते थे वो जो डंडा रहता था उसको हर जुत्ता कहते थे अवधि में। तो अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया। तो एक ये घटना मुझे लगा कि आपसे मैं साझा कर सकता हूँ। पवन जी, आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। आपके अनुभव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। आपने बड़े दुख भरे दिन देखे हैं और बड़ी कठिनाइयों का सामना आपने किया है। आपके पिताजी नहीं रहे, ये सुनकर हमारा मन भी द्रवित हो गया है। आप उसके बावजूद भी लिखते रहे, परिश्रम करते रहे। आज आपके पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे और आपकी आने वाली रचनाओं के बारे में सुनेंगे तो निसंदेह उनकी आत्मा को प्रसन्नता होगी और वो खुश होंगे। पवन जी, आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, कैसे देखते हैं इसे? सोशल मीडिया का तो अपना हर जगह एक प्रभाव है ही है। और जहाँ तक कवियों की बात है तो देखिए, जो मुख्य धारा के कवि हैं वो तो बहुत सक्रिय रहते नहीं, और उनके लिए मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। आज 2 तरह के कवि हैं, एक है मंचीय कवि, एक है मुख्य धारा के कवि। तो जो मंचों के कवि हैं और जो बहुत सारा मंच जिन्हें मिलता है, जो महीने भर व्यस्त रहते हैं, हर महीने जिन्हें 15-20 कवि सम्मेलन मिलते रहते हैं, उसमें से कुछ गिने चुने कवि हैं जो अपना जो है सोशल अकाउंट मैनेज करने के लिए, प्रबंधन के लिए उन्होंने एक व्यक्ति रखा है, प्रबंधक रखा है, सहायक रखा, उसको वेतन देते हैं और वो उनका जो है मैनेज करते हैं। फिर वो चाहे शैलेश लोढ़ा हों, चाहे कुमार विश्वास हों, इस तरह से जो कवि हैं, चाहे वो कविता तिवारी हों, विष्णु सक्सेना हों, इसमें से कई लोग जैसे विष्णु जी वगैरह हैं, वो अपना खुद ही देखते हैं, उनके बच्चे हैं घर में तो वो उसको देखते रहते हैं। बाकी सबके पास एक जो है टेक्निकल स्टाफ रहता है, या उन्होंने ठेके पे दे रखा कि हमारा ये वीडियो है, हमारा ये पोस्टर बनाना है, और उनको महीने का कुछ न कुछ देते हैं और वो उनका बराबर जो है पोस्टर वगैरह बना करके शुभकामना डालते रहते हैं उनके कार्यक्रमों का, या उनके वीडियो जो है उसे संपादित करके बढ़िया से हैशटैग लगा के डालते हैं। वो उन्हें महीने के कुछ पैसे देते हैं और वो उस तरह से चलता रहता है। और जो मुख्य धारा के कवि हैं, जो आजकल बिना छंद के कविता या मुक्त छंद की कविताएं जो लिखते हैं, उनके लिए तो उन्हें मंचों पर तो कोई पूछता ही नहीं। वो गोष्ठियों में या अकादमिक जगहों में पढ़ते हैं और लघु पत्रिकाओं में छपते हैं। और जहाँ तक मंचों की बात है तो वहाँ कविता, जो छंद में भी कविताएं हो रही हैं, वो कम ही हैं, और वहाँ चुटकुलेबाजी और जुगाड़बाजी, और वो एक संयोजक होता है, जो जितना बड़ा संयोजक है उतना बड़ा कवि होगा। और एक ऐसा होता है कि आप मुझे बुलाएं और मैं आपको बुलाऊं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं साहित्य में भी हूँ और थोड़ा बहुत मंचों पे भी हूँ। जिन्हें गीत विधा से प्रेम है या जिन्हें अच्छी कविताएं सुननी है, कभी कभार वो मुझे भी बुलाते हैं। अपने आने वाली कृतियों के बारे में और कुछ कहें, थोड़ा और प्रकाश डालें। अभी मेरी आने वाली कृतियों में तो अभी एक नई कृति आई है, बाल कविता संग्रह बचपन में प्रकृति, जिसमें प्रकृति
को एक बचपन में एक बच्चा प्रकृति को कैसे अपने जीवन में देखता है और कैसे देखना चाहिए, सामान्य बच्चों को या क्या सोचते हैं वो, उसको लेकर 55 कविताओं का संकलन है, बाल कविता। इसकी 2 कविताएं जो है सीबीएसई और आईसी बोर्ड में पढ़ाई भी जा रही हैं, तीसरी चौथी में मैथिली सीरीज में। और अभी मेरा एक उपन्यास आने वाला है विद्रोही शुक्राचार्य, जो 2 खंडों में है, जिसमें बतकही की शैली में आख्यान उपाख्यान बतकही और संवाद की कथात्मक शैली में आपसी बातचीत है, नुक्कड़बाजी है, कई शैलियों में एक नई शैली का उपन्यास है। और 2 खंडों में है, जिसमें एक में बतकही है, साहित्यिक जीवन कैसे चल रहा है, रोजमर्रा में साहित्यकारों के क्या हो रहा है साहित्यिक जगत में, गोष्ठियों में, और फिर उसमें बीच बीच में शुक्राचार्य का है। और मैंने इसे 8 साल मेहनत करके लिखी है, 8 साल लगा मुझे, और अब ये प्रकाशित होके आएगी। जो है एक बड़े प्रकाशक को मैंने दिल्ली के दिया था, और अनुबंध से 1 साल उसने लटका के रखा, और मेरे पिताजी गुजर गए तो मेरा मन बड़ा क्षोभित हुआ। उसने उत्तर भी नहीं दिया कब छपेगा, तो मैंने उससे ले लिया उपन्यास। आशा करता हूँ वो जल्दी छपेगा। तो अभी एक उपन्यास मेरा विद्रोही शुक्राचार्य, अभी मैं 2 और लिख रहा हूँ, एक है पतिव्रता वेश्या और एक है तीसरा सिंदूर। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर, जो है ज्वलंत विषयों पर 2 उपन्यास है मेरे। ये मेरी आने वाली कृतियाँ हैं, और पाठकों को मेरे गीत बड़े प्रिय हैं, तो एक गीत अगले वर्ष शायद एक गीत संग्रह भी आए। जी, ये अच्छी बात है कि आपकी कविताएं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जा रही हैं, और अथक प्रयास के बाद अगर आपका काम छपता है तो निसंदेह अपार प्रसन्नता होती है, और आपको हुई होगी। मन प्रसन्न हो गया होगा ये देखकर कि हमारी रचनाएं काम आ रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाल कविताएं पढ़ी जा रही हैं, आपको खुशी होती होगी। आपके उपन्यास विद्रोही शुक्राचार्य, उपन्यास पतिव्रता वेश्या, सिंदूर, बहुत कुछ, गीत संग्रह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी बात को बाकायदा तथ्यों के साथ रखते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूं ही लिखते रहे पवन जी, और हम सब आपको पढ़ते रहें। नवोदित लेखकों के बारे में, रचनाकारों के बारे में कुछ कहें। मैं चाहूँगा कि आप खूब पढ़िए, अध्ययन करिए अलग अलग तरह के लेखकों को, जिनसे आप प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, उनसे भी, और जिनसे आप प्रेरित प्रभावित नहीं हैं लेकिन अच्छे लेखक हैं जिनका आपने नाम सुन रखा, उन सबको पढ़िए। और आप अपनी भाषा के और अपनी संस्कृति के लेखकों को पढ़िए, कि जैसे कि आप पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में बनारस या अवधी या भोजपुरी बोल रहे हैं, तो आप प्रेमचंद को जरूर पढ़िए। आप विदेशों में रहे हैं या बहुत महानगरीय जीवन जीते हैं और आपको लोक भाषा बहुत नहीं समझ में आती है, उसका कलेवर नहीं रहे हैं ग्राम, आप निर्मल वर्मा को पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपको भाषा का लहजा कौन कैसा लिख रहा है। आप बिहार से हैं, उधर से आते हैं, आपकी भाषा मगही है, जो भी है, मागधी है या मैथिली है, तो आप नागार्जुन को पढ़िए, मैथिली में पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, नागार्जुन ने लिखा है। आप जो फणेश्वर नाथ रेणु को पढ़िए। तो आप सभी लोगों को पढ़िए और अपनी भाषा, व्याकरण पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल अंग्रेजी माध्यम से सब पढ़ के आ रहे हैं ज़्यादातर, तो व्याकरण की गलती है, लिखने में भी और बोलने में भी आपको आती है। तो आप जो है विधिवत जो है प्रयास करिए, शिक्षक और गुरु बनाइए। हिंदी में गुरु बनाने की परंपरा जाती रही, उर्दू में तो है उस्ताद बनाने की, तो आप किसी न किसी को गुरु बनाइए, जिसे भी आप श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे सहज हैं, जिससे बातचीत करने में, प्रश्न पूछने में आपको हिचक नहीं होती, उनसे आप जो है सीखिए। और सीखने से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। आप ये सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं आता है, सही में नहीं आता, शुरू में किसी को नहीं आता। और अपने से बड़ों को साथ जाइए, गोष्ठियों में जरूर जाइए, जब बड़े लेखक आए, परिचर्चा हो, कहीं बातचीत हो, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे बुलाएंगे तो मैं, आप सुनने के लिए जाइए, पीछे बैठ के सुनिए कैसे बात करते हैं, उनके जीवन के अनुभव क्या है, तो आपको पता चलेगा वो कैसे बड़े या महान लेखक बने। उसमें कोई न कोई आपको सूत्र जरूर मिलेगा। ये आपने अच्छा बताया कि यदि वर्गीकृत करके पढ़ें और अपनी भाषा पर ज़्यादा ध्यान दें तो आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। ये मुझे बात आपकी बहुत जची कि हम
कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे बांट कर उसे वर्गीकृत करके पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ने की अभिरुचि भी बनी रहेगी और हमें ज़्यादा समझ आएगा और साथ ही साथ हमारा ज्ञान संवर्धन भी होगा। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। पवन जी, हमारा अगला सवाल है कि आप अपने सम्मानों को कैसे देखते हैं? इतने सम्मान आपकी झोली में हैं, कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, जिसे भी सम्मान मिले। जब मुझे साहित्य अकादमी अठन्नी वाले बाबूजी के लिए मिला तो निश्चित तौर पर मुझे खुशी हुई। मैं बीमार था और मेरे पास कोई काम नहीं था और नौकरी छोड़ करके साहित्य में आया था तो बहुत सारे लोग कट गए थे और जानते थे ये बेरोजगार है वर्षों से, और लोग कहते थे अरे कहानी से क्या होता है, उपन्यास लिखने। जब मैं कहता कि मैं लेखक हूँ तो बोलते वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो। तो मुझे एक चुभता था और उस समय मुझे साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का पुरस्कार मेरे पहले उपन्यास के लिए मिला तो अच्छा लगा। और बाद में मुझे त्यागमूर्ति हिडिंबा के लिए छत्तीसगढ़ का साहित्य चेतना पुरस्कार मिला। उसके बाद देहरादून का जो है काले अक्षर कविता और कवि के लिए 21,000 का बड़ा पुरस्कार वो भी था, काव्यश्री पुरस्कार मिला। फिर संस्था ने जो है अग्निशिखा मंच ने साहित्य भूषण दिया। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि छोटे बड़े मिला के सैकड़ों संस्थाओं ने दिया। लेकिन पुरस्कारों में बहुत सारा गुटबाजी रहती है और पक्षपात भी रहता है, तो पुरस्कारों के चक्कर में आप न पड़ें। और ख़ास करके जो नए या युवा लेखक हैं, आप लिखिए, खूब अध्ययन करिए, जो है उसमें आप करेंगे तो एक न दिन आपका समूल तो समाज और पाठक है। पाठक आपके पास रहेगा तो आप बड़े लेखक बनेंगे। पाठक ही बनाता है, अच्छी रचना ही आपको बड़ा बनाती है और कोई रास्ता नहीं है। और मैं तो गांव से आया था, अंबेडकर नगर से, और मुंबई आया। 16 साल की अवस्था थी, 16वां साल चल रहा था, 8 पास था, और यहाँ आकर मजदूरी किया और लिख रहा था। और इस तरह से मैंने किया। जब मुझे साहित्य अकादमी मिला तो मैं जो है 10वीं पास था मैं केवल। बाद में मैंने 12वीं किया और फिर 6-7 साल बाद मैंने स्नातक किया जो है। लेकिन मैंने अध्ययन खूब किया, 8-8 घंटे 6-6 घंटे में पढ़ता रहा। तो पुरस्कार निश्चित तौर पर प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पुरस्कारों को ध्यान में नहीं, कभी भी नहीं रखना चाहिए लिखते समय। आप केवल जो है पाठक को ध्यान में, या आपने स्वांत सुखाय लिखते हैं तो लिखिए, बाकी तो जो होना है वो तो होता ही। जी, ये बड़ी विडंबना है कि जब एक लेखक से कोई ये पूछता है कि आप लिखते तो हैं पर आप करते क्या है, तब पढ़े लिखे लोगों के मध्य ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई मोल ही नहीं है। दुखद है, ये सुनकर बुरा लगता है कि आप लेखक तो हैं पर करते क्या हैं। दर्शकों, आपको ये बताते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आज के लेखक के बारे में जितना मैंने बताया है शायद वो कम है। अगर आप उनको जितना जानेंगे वो निसंदेह प्रशंसा के पात्र हैं। मैंने उन्हें पढ़ा है, उन्हें जाना है, उन्हें समझा है, और आज मैं ये दावा करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो जितने लोगों तक ये पहुँचेगा, निसंदेह पवन जी आप उनके दिलों में उतरेंगे। मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा कि आप अब उपनिषदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और विद्रोही शुक्राचार्य का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप हमारे मंच पर आए, कोना मनका के आमंत्रण के लिए को स्वीकार किया और हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पर आए और अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। दर्शकों, जाइएगा नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहिएगा और कोना मनका के वीडियोस को देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरा साक्षात्कार लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।